पॉइंट नंबर 7 भी हमने इंड एस 21 में ऐसा ही रिलेटेड डिस्कशन किया था, जहां पर हमने देखा था कि अगर आप कोई प्रेफरेंस शेयर्स या लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स वगैरह अगर आप हेल्ड करते हो जिसका सेटलमेंट ना ही प्लान्ड है और ना ही फोर्सिबल फ्यूचर तक कभी वो ऑकर होगा, तो ऐसा सिचुएशन हमने वहां पर भी देखा था। सेम वैसा ही यहाँ पर कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरा बात। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप मेरे एसोसिएट हो, ठीक है, आप मेरे एसोसिएट हो या फिर आप मेरे ज्वाइंट वेंचर हो। यहां पर मैंने आपके यहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेट सी बात है, मैंने आपके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है तभी तो मेरे एसोसिएट्स हो। मान लेते 20% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो आप एसोसिएट हो। अगर ज्वाइंट कंट्रोल है तो ज्वाइंट वेंचर का किस हो गया, बात अलग है। तो यहां पर अपार्ट फ्रॉम डेट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स तो मेरा है ही, आपके यहां पर मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो है ही, इसके अलावा भी समझो कि मैंने आपकी एंटिटी का प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के रखा हुआ है, या फिर मैंने आपकी एंटिटी का डिबेंचर खरीद के रखा हुआ है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म लोन्स आपको दे के रखा हुआ मैंने, जो मुझे लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है, आपसे मुझे मिलना है, रिसीवेबल या पेबल हो, मतलब इस तरीका का कोई ट्रांजेक्शन मैंने आपके साथ किया हुआ है, जहां पर मैंने आपका प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा हुआ है, डिबेंचर्स खरीदा हुआ है, या लोन खरीदा हुआ है। और आपको ऑब्वियस सा बात है, अगर मैं प्रेफरेंस आपका खरीदूंगा तो आपको मैं पैसा दूंगा, तभी तो आपका प्रेफरेंस शेयर्स खरीदूंगा। यानी प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने का मतलब इनडायरेक्टली आपको पैसा देना हुआ, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हुआ। डिबेंचर खरीदने का मतलब इनडायरेक्टली आपको पैसा देना हुआ, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हुआ, है ना। और या फिर आपको कोई लोन वगैरह अगर देना तो मतलब आपकी कंपनी में पैसा देना। अब जनरली ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, लोन वगैरह अगर मैं आपको दूंगा, ये लॉन्ग टर्म है। और जनरली क्या होता है, 5 साल 10 साल 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद आप मुझे पैसा लौटा दोगे। तो अगर 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद अगर आप मुझे पैसा लौटा दोगे, ठीक है, यानी ऐसा कोई प्लान नहीं कि फोर्सिबल फ्यूचर तक ये सेटलमेंट नहीं होगा, तब तो सिंपल सी बात है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये डील करते हैं, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एसेट है, आप सिर्फ और सिर्फ इंड एस 109 लगाओगे, बात खत्म हो जाता है वहां पर। लेकिन बात वहां पर तब खत्म नहीं होता जब मान लो मैंने आपको कोई प्रेफरेंस शेयर्स आपकी कंपनी का खरीदा है, आपकी कंपनी का कोई डिबेंचर खरीदा, आपकी कंपनी को कोई लोन वगैरह दिया है, जिसका सेटलमेंट फ्यूचर में कभी होगा ही नहीं, जिसका फ्यूचर में सेटलमेंट नहीं कोई प्लान किया गया है और नहीं फ्यूचर में कभी लग रहा है कि होगा, मतलब ये पैसा आप मुझे कभी लौटाओगे नहीं, इसका कोई प्लानिंग ही नहीं कि सेटलमेंट होगा, मुझे कभी पैसा लौटाओगे। मतलब देखा जाए तो अगर आपको मैंने ये पैसा जो दिया है प्रेफरेंस शेयर्स, एक इक्विटी इंटरेस्ट का बात अलग है, वो तो इन्वेस्टमेंट अलग है, इसके अलावा मेरे प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू या लोन के थ्रू आपको मैंने पैसा दिया और ये पैसा मुझे कभी लौटाने वाला नहीं लग रहा कि मुझे लौटाने वाला हो, नहीं कोई प्लानिंग किया हमने कि कब आप दोगे मुझे, कोई मैच्योरिटी का प्लान नहीं किया, और नहीं लग रहा कि फोर्सिबल फ्यूचर तक आप मुझे पैसा दोगे। तो ऐसा सिचुएशन में तो देखा जाए तो हम इसे मान सकते हैं ना कि ये नेट इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, जो मैंने आपके एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया, इसका नेट इन्वेस्टमेंट का ही तो पार्ट हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, क्योंकि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट हुआ, क्योंकि ये पैसा तो आप मुझे कभी लौटा के दोगे ही नहीं। यहां पर तो ऐसा लग रहा है, हाँ बाद में सिचुएशन बदल जाए तो बात अलग है, पर हमें देखना है कि क्या अभी का जो सिनारियो है, क्या इस सिनारियो से ऐसा लग रहा है कि इसका सेटलमेंट कोई प्लानिंग भी नहीं किया है और नहीं लग रहा है कि फ्यूचर में कभी ये सेटलमेंट होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में इसे माना जाएगा पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट। अब अगर मान लो ऐसा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह कुछ भी अगर मैंने आपको दिया, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह के थ्रू पैसा दिया, जिसका सेटलमेंट अगर कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा ना, तो ऐसे सिचुएशन में इंड एस 109 तो लगेगा, उसके साथ साथ इंड एस 28 भी लग जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। समझ में, इंड एस 109 के साथ इंड एस 28 भी लगेगा। पर अगर वो सिनारियो नहीं होता जहां पर ये पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ इंड एस 109 ही लगता। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर मान लो मैंने आपको कोई माल बेचा है और आपसे मुझे पैसा मिला, तो वो तो ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो ये तो सिलसिला चलते रहेगा, आपको मैं माल बेचूंगा, आपसे मैं माल खरीद लूंगा, तो ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स को कभी भी हम नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे, भले उसका सेटलमेंट जिंदगी में कभी ना हो। ध्यान रहे, ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स को कभी भी इसका हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि वो कंटिन्यूअस वो ट्रांजेक्शन होते रहता, वो उसका आना जाना लगा रहता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। और इसके अलावा सिक्योर्ड लोन्स, यानी जिस लोन के बदले मैंने आपसे कोलेटरल लेके रखा हुआ है, तो देखा जाए तो मैंने आपको लोन कहां दिया, लोन के बदले आपसे कोलेटरल लेके रखा हुआ है, तो आपको अगर मैं मान लो 10,000 रुपीज दे रहा हूं, 10,000 रुपीज के बदले में आपसे एक 10,000 रुपीज का मोबाइल में कोलेटरल पे रख ले रहा हूं अपने पास, तो देखा जाए तो मैंने आपको जो पैसा दिया उसके बदले तो मेरे पास एसेट पड़ा हुआ ही ना। तो इसलिए ध्यान रहे, एक्सेप्शन में क्या आएगा,
रिसीबल्स, ट्रेड रिसीबल्स, ध्यान रहे ट्रेड रिसीबल्स, जो हम गुड्स बेचते उसका ट्रेड रिसीबल्स, ट्रेड पेबल्स और सिक्योर लोन्स, ये अगर जिंदगी भर भी अगर सेटल नहीं होने वाला तो भी ये पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट फॉर्म नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ये। और इसमें कभी भी इंडेक्स 28 नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स 10 नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। लेकिन बाकी प्रेफरेंस हेड्स, लोन्स, लॉन्ग टर्म रिसीबल्स एंड पेबल्स है, ये सारा अगर मान लो जिंदगी में कभी सेटल होने वाला नहीं, ऐसा लग रहा है फोर्सिबल फ्यूचर तक कभी सेटल नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में इसे मानेंगे कि ये पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट है। जो मैंने आपको इक्विटी इंटरेस्ट में एसोसिएट में, आपके एसोसिएट में, यानी आप मेरे एसोसिएट हो, आपके इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो तो नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है ही, साथ में इसको भी पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अपार्ट फ्रॉम इंड एस 109 मैं इंड एस 28 भी लगाऊंगा। अब आप बोलोगे कि क्या कह रहे हो कि इंड एस 109 भी लगाओगे, इंड एस 28 भी लगाओगे, ये हम समझेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में, डेट इज लॉस मेकिंग एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इंड एस 1099 के साथ में इंड एस 28 भी लगेगा। पर उससे पहले जो मैंने आपको समझाया, आपको तसल्ली के लिए एक बार मुझे आपको पैराग्राफ तो पढ़ाना चाहिए, ताकि आपका क्लैरिटी है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही, आपको मेरे पे भरोसा है। तो सुनो मेरी बात, यहां पर देखो, एंटिटी माइट होल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर अदर देन इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड, यानी जो आपके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के उसके अलावा मैंने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया है। ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिसीबल्स एंड लोन्स, ये सब हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीबल्स कभी नहीं होगा, मैंने आपको जैसे बताया था। और साथ में सिक्योर लोन्स जिसमें कोलेटरल आप ले रहे हो, ये कभी नहीं होने वाला, यानी ये कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सारा चीज अगर है, और साथ ही साथ मेरा बात ध्यान से सुनना, ये जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा दिया, डिबेंचर के थ्रू या लॉन्ग टर्म रिसीबल्स इन लोन्स के थ्रू अगर आपने पैसा दिया है, और इसका सेटलमेंट ना ही प्लान्ड है और ना ही जिंदगी में कभी इसका सेटलमेंट होगा ऐसा लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम एक्सटेंशन ऑफ द एंटिटीज इन्वेस्टमेंट इन डेट एसोसिएट और जॉइंट वेंचर मानेंगे, मतलब उसे पार्ट ऑफ द एंटिटीज नेट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर इसका सेटलमेंट कभी जिंदगी में नहीं होगा तो वो पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन नहीं, पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इंडिया 21 में वो फॉरेन ऑपरेशन था, यहां नहीं, यहां पर पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट माना जाएगा। और अगर एक बार वो पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट माना जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रहे इंडिया 109 लगेगा और साथ में इंडिया 28 भी लगेगा। पर ध्यान रहे फर्स्टली हम हमेशा इंडिया 109 लगाएंगे, फिर हम आफ्टर डेट हम लगाएंगे इंडेक्स 28, जिसके बारे में आप सीखोगे अभी आराम से। अब आप बोलोगे इंडेक्स 109 में क्या था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ाया होगा। इंडेक्स 109 में अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आपको पैसा दिया है तो उसका मैं अकाउंटिंग कैसे करता हूं, मैं फाइनेंशियल एसेट्स एफबीटीपीएल कर सकता हूं, एफबीटीओसी कर सकता हूं, और कुछ फाइनेंशियल एसेट्स में तो हम एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड भी लगाते हैं। तो वो था ना अलग अलग मेथड, एफबीटीपीएल, एफबीटीओसी और एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, तो वो जो लगने लग रहेगा इंडेक्स 109 के हिसाब से उसका अकाउंटिंग होगा। उसके बाद इंडेक्स 28 का भी अकाउंटिंग हो सकता है, उसके बारे में आप सीखोगे। पॉइंट नंबर 8 डेट इज लॉस मेकिंग एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, यहां पर इसका कंसेप्ट आप सीखोगे कि कैसे इंडेक्स 109 के साथ साथ इंडेक्स 28 भी लगेगा। लेकिन ये पैराग्राफ, थ्योरी पैराग्राफ मुझे पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, पता है क्यों? क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा एक इलस्ट्रेशन है, डेट इज इलस्ट्रेशन 15, बड़ा है। एंड अगर ये क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 10 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर आपका आएगा। एंड मुझे लगता है आ सकता है कभी भी, तो ये क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे और यहां पर इसका रिलेटेड कंसेप्ट आप पूरा समझाओगे, तब आप इस थ्योरी को चाहो तो सेल्फ रीड कर देना, आपको सब समझ में आएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम स्ट्रेट अवे इलस्ट्रेशन 15 को मूव कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि मैंने कंसेप्ट को ओमिट कर दिया, ये इलस्ट्रेशन 15 के साथ ही आपका पूरा एंटायर ये कंसेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है? तो इस कंसेप्ट को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन 15 को आप कर लोगे, मतलब इलस्ट्रेशन 15 को आपने समझ लिया अच्छे से, मतलब आपने ऊपर का थ्योरी को समझ लिया अच्छे से। तो चलिए इलस्ट्रेशन 15 को याद स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर कितना बड़ा है। इसका क्वेश्चन तो छोटा है पर आंसर बहुत बड़ा है, जहां पर ईयर 1 का अकाउंटिंग, ईयर 2 का अकाउंटिंग, ईयर 3 का अकाउंटिंग, ईयर 4 का अकाउंटिंग, ईयर 5 का अकाउंटिंग, इतना बड़ा सॉल्यूशन है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि ऐसे अगर आप करोगे तो भी एग्जाम में आपके लिए पॉसिबल शायद ही होगा कि आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अब मैं जैसे आपको समझाऊंगा उससे आप ये अप्रोच भी आराम से कर पाओगे, पर मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच समझाऊंगा जहां पर आपका कम टाइम में ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए।
तो ऑब्वियस सी बात है, इतना सारा टेबल बना के ऐसा सॉल्व करोगे एग्जाम में तो डेफिनेट सी बात है आपका टाइम बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, और एक क्वेश्चन को हम इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो पहले मैं शॉर्टकट अप्रोच में आपको समझाता हूं, कंसेप्ट वही रहेगा सारा चीज, बस अप्रोच मेरा थोड़ा सा अलग रहेगा ताकि मैं आपको शॉर्टकट वे में इसे समझा सकूं अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड सीरियसली इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। An entity has following three type interest in an associate. Equity set 25% of the equity sets to which equity method of accounting is applied. तो 25% of equity investment है, equity sets में investment है, तो ये तो क्या हो गया, associates का relation हो गया यहाँ पर, है ना। अब अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डेट फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट। मैंने आपको कहा था ना कि अगर मान लो इसका सेटलमेंट फ्यूचर में कभी फोर्सिबल फ्यूचर तक होने का कोई प्लान नहीं है, नहीं प्लान है, नहीं होने का लग रहा है कि ऑकरेंस होगा ऐसा कुछ कि फ्यूचर में सेटलमेंट होगा, तो हम वैसा इन्वेस्टमेंट को मानते कि पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। तो यहां पर इन्होंने बोल ही दिया डायरेक्टली कि ये नेट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा माना जाएगा। सच प्रेफरेंस शेयर्स आर मेजर्ड एज पर इंड एस 109। तो मैंने कहा था कि अगर पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट माना जाएगा तो वैसा सिचुएशन में इंड एस 109 लगेगा और साथ ही साथ इंड एस 28 भी लगेगा, अदरवाइज सिर्फ इंड एस 109 लगता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मान लो अगर कंपनी का लॉसेस होता है तो इसका ये जो प्रेफरेंस सेट है इसका भी एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है ये। तो नेट इन्वेस्टमेंट अगर मान लो पूरा माइनस पे चला जाता है, ऐसा सिचुएशन में प्रेफरेंस सेट्स का भी एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले इंड एस 109 लगाएंगे। आगे आप सीखोगे, टेंशन ना लो अगर समझ में नहीं आया तो। आगे देखो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स में आपका क्या इंटरेस्ट रेट 10% पर है ना, वो इंटरेस्ट आपका एक्रूअल होते जाएगा टाइम टू टाइम, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ध्यान रखना इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं, रिडम्पशन से मतलब है अगर मान लो जिंदगी में कभी रिडम्पशन होने वाला नहीं है तब उसे पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट माना जाएगा। द इंटरेस्ट इनकम इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। चलो बढ़िया। द लॉन्ग टर्म लोन इज अकाउंटेड एज पर एमोटाइज कॉस्ट एज पर इंड एस 109। तो यहां पर आप देखो इंड एस 109 के हिसाब से ये एमोटाइज कॉस्ट में आपका, जैसे मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल एसेट्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम एमोटाइज कॉस्ट एफबीटीपीएल या एफबीटीओसी से अकाउंटिंग करते हैं, तो ये एमोटाइज कॉस्ट मेथड में अकाउंटिंग होगा। मतलब यहां पर फेयर वैल्यू में रिकॉग्निशन नहीं होना है, पर ध्यान रहे अगर एमोटाइज कॉस्ट मेथड से भी रिकॉग्निशन होगा तो रिलेटेड अगर कोई इंपेयरमेंट होना है वो तो हो गई, इंपायरमेंट लॉस अगर कुछ है वो होगा। हाँ लेकिन अगर मान लो फेयर वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, फेयर वैल्यू घट रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, पर अगर कोई इंपायरमेंट हो रहा है तो वैसा सिचुएशन में हम उस इन्वेस्टमेंट को डिग्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को गिराएंगे। मतलब एमोटाइज कॉस्ट मेथड में एफबीटीपीएल एफबीटीओसी नहीं होता है तो क्या हुआ, इंपायरमेंट लॉस अगर कुछ होना है तो वो होगा, और सच इंपायरमेंट लॉस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये पीएल में आपका चार्ज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस लोन ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। यानी ये दोनों प्रेफरेंस सेट्स और लॉन्ग टर्म लोन ये दोनों पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। अब आगे देखो, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 द कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द अबव इंटरेस्ट इज एज फॉलोज। तो इक्विटी इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर का भी बता दिया कैरिंग वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर्स का भी कैरिंग वैल्यू बता दिया, लॉन्ग टर्म लोन का भी कैरिंग वैल्यू बता दिया, हमें सारा चीज बता दिया। फिर आगे हमें क्या किया, हर ईयर का हमें सिनारियो बता दिया कि एवरी ईयर हुआ क्या है, 5 इयर्स तक का हमें बताया। तो देखो एवरी ईयर फर्स्ट ईयर का अगर हम बात करें तो ये हमें दिया हुआ इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन फेयर वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स एज पर इंड एस 109। तो यहां पर आप देखो, यहां पर इन्होंने बस हमें ये बताया कि फेयर वैल्यू में मेजर हो रहा है तो मानेंगे कि एफबीटीपीएल अकाउंटिंग हो रहा है यहाँ पर, है ना। अदर कंप्रेहेंसिव इनकम का तो बात किया नहीं, तो मानेंगे इंड एस 109 के हिसाब से एफबीटीपीएल के हिसाब से ये अकाउंटिंग हो रहा है, और ये तो एमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से अकाउंटिंग होना है। तो यहां पर आप समझो, यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स में घटे या बढ़े दोनों हम कंसीडर करेंगे। अगर घटेगा तो पीएल गिरेगा, इन्वेस्टमेंट गिरेगा, पीएल गिरेगा। अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और पीएल बढ़ेगा आपका, क्योंकि एफबीटीपीएल यहां पर होना है तो यहां पर बढ़ो या घटो दोनों कंसीडर किया जाएगा। पर ध्यान रहे यहां पर आपका जो लोन है, लोन में बढ़ा हुआ हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हम एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगा रहे, यानी सिर्फ अगर रिड्यूस होगा, इंपायरमेंट लॉस होगा तो वही इंपायरमेंट लॉस को कंसीडर करते हुए पीएल में चार्ज करेंगे। इसके अलावा फेयर वैल्यू गेन और लॉस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और आप देख भी सकते हो यहां पर इंपायरमेंट लॉस ही लिखा हुआ है, इंपायरमेंट लॉस ऑब्लिक रिवर्सल। और ऑब्वियस बात अगर इंपायरमेंट लॉस होता है बाद में उसका रिवर्सल होता है तो रिवर्सल होने पर हम उसको प्लस भी करते हैं। इंड एस 36 में इसके बारे में आप डिटेल में समझोगे, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए तो रिलेटेड वहां पर ही आप इंपायरमेंट और फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारा चीज आपको यहां पर समझ में आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर में इनका इंपायरमेंट लॉस हुआ 50,000 का, एंड थर्ड ईयर में इनका देखो 50,000 का क्रेडिट हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल है आपका इंपायरमेंट लॉस का, ध्यान रहे।
जो आपका पहले इंपेयरमेंट लॉस हुआ था ना, उसका रिवर्सल हो गया समझ लो आप, है ना। और यहां पर आप देखो फर्स्ट ईयर आपका घटा है, रिड्यूस हुआ है, फिर रिड्यूस हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, ये सारा कंसीडर किया जाएगा क्योंकि एफबीटीपीएल में हम इंक्रीज को भी कंसीडर करते हैं, डिक्रीज को भी कंसीडर करते हैं। फिर यहां पर एंटिटीज का शेयर इन प्रॉफिट और लॉस बता दिया एसोसिएट में। तो फर्स्ट में 16 लाख का लॉस हुआ है, सेकेंड ईयर में 2 लाख का लॉस हुआ है, थर्ड ईयर में कुछ नहीं हुआ, फोर्थ ईयर में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, फिफ्थ ईयर में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए यहां पर ये सारा चीज हमने देखा। अब इसी के बेसिस में हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग अपना। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना मेरा बात। मैं यहां पर क्या क्या लिख रहा हूं ध्यान से ध्यान देना। अब यहां पर मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा, हाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर, फिर लिखूंगा मैं प्रेफरेंस शेयर्स, फिर लिखूंगा मैं लोन। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर मान लो कंपनी लिक्विडेशन में जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले किसको हिस्सा मिलता है, लोन वाले को हिस्सा मिलता है सबसे पहले, उसके बाद प्रेफरेंस वाले को हिस्सा मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर वाले को लास्ट में मिलेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली सबसे पहले लॉसेस बियर कौन करता है, इक्विटी शेयर होल्डर लॉसेस बियर करते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर लॉसेस बियर करेंगे, फिर लोन वाले लॉसेस बियर करेंगे। क्योंकि हमने ये देखा था कि जो ऑर्डर है, पेमेंट का जो ऑर्डर है, वो सबसे पहले लोन वाले को मिलता है, उसके बाद शेयर होल्डर को मिलता है, उसमें भी प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को प्रायोरिटी दिया जाता है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को एकदम लास्ट में मिलेगा। तो अगर मान लो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कुछ बचा ही नहीं पैसा, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इससे आपको समझना है कि अगर कोई लॉस होने वाला है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर वाले बियर करते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर वाले बियर करेंगे, फिर एंड में लोन वाले बियर करेंगे। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं बचा ना तो लोन वाले को पैसा नहीं मिलेगा। अगर मान लो 10 लाख रुपीस का टोटल आपका फंड है सबका मिला के, और 1 लाख का ही टोटल एंड में बचा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा लोन वाला लेके जाएगा। इसलिए आपको समझना है कि लोन वाले का लॉस एकदम एंड में होता है। सबसे पहले लॉस इक्विटी शेयर का होगा, फिर प्रेफरेंस का, फिर लोन वाले का होगा। तो यहां पर अगर हम देखिए कैरिंग अमाउंट, इनका कैरिंग अमाउंट क्या क्या दिया हुआ है, 10 लाख, 5 लाख और 3 लाख। 10 लाख, 5 लाख और 3 लाख का यहां पर दिया हुआ है कैरिंग अमाउंट, जो हमने लिख लिया। चलिए हम एक लाइन भी खींच लेते हैं, बेटर रहेगा समझने के लिए। चलिए तुमने लाइन भी खींच लिया। अभी हम यहां पर देखते हैं कैरिंग अमाउंट, हमें पता चल चुका है इतना कैरिंग अमाउंट है। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर में क्या सिनेरियो है, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने जैसे आपको बताया था सबसे पहले इंड एस 109 लगेगा, यानी इंड एस 109 के हिसाब से जो भी रिलेटेड आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एडजस्टमेंट करना है वो हम एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद में इंड एस 28 का बात होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं इंड एस 109 किस पे लगेगा, अब ये बताओ, क्या इक्विटी शेयर्स पे इंड एस 109 लगना है, ये बात का बात है। इक्विटी शेयर्स का कोई यहां पर काम नहीं, क्योंकि हम पहले बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स और लोन का। क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर है इसमें आपका इंड एस 109 क्यों नहीं लगेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये इंड एस 109 नहीं लगेगा, रीजन यहां पर एसोसिएट का रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, 25% है आपका। अगर मान लो 20% से कम इन्वेस्टमेंट होता तब आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट माना नहीं जाता, तब आपका इंडेक्स 28 नहीं लगता, तब आपका इंडेक्स 109 नहीं लगता। पर जब एक बार एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर का रिलेशन बन जाता है या सब्सिडरी का रिलेशन बन जाता है, तब इंडेक्स 109 नहीं लगता है, तब इंडेक्स 28 लगना है तो इंडेक्स 28 लगेगा, इंडेक्स 27 लगेगा, इंडेक्स 110 लगेगा। ये सारे आपके जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो इंडेक्स है ये सारे इंडेक्स लगते हैं। यानी अब ये एसोसिएट का रिलेशन है, इसलिए आपको समझना है कि ये इक्विटी शेयर में इंडेक्स 109 नहीं लगने वाला, इस पे लगेगा इंडेक्स 28, क्योंकि ये एसोसिएट्स आपका है ना। पर ये प्रेफरेंस शेयर्स और लोन पे तो इंडेक्स 109 लगेगा, क्योंकि एसोसिएट इससे बना, इन दोनों से नहीं बना। हाँ, ये पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, क्योंकि इसका जिंदगी में कभी सेटलमेंट नहीं होगा। पर हालांकि इस पे पहले क्या लगेगा, इंडेक्स 109 लगेगा, उसके बाद इंडेक्स 28 लगेगा। तो इंडेक्स 109 हम किस पे लगाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स पे लगाएंगे और लोन पे लगाएंगे, बस इतना ध्यान पे रखना। तो अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स का, तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स में पहले साल क्या हुआ, 50,000 का लॉस हुआ, पहले साल 50,000 का लॉस हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 से गिर जाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 से गिर जाएगा और रिलेटेड पीएल भी 50,000 से गिर जाएगा।
पर हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट अभी नहीं दिखा रहे, बैलेंस शीट नहीं बना रहे, क्योंकि हमें इसी का क्लोजिंग बैलेंस पता करना है यहाँ पर। तो एज पर ये जो इनका क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमें बैलेंस शीट की जरूरत नहीं, पर मैं डबल इफेक्ट बताते जाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर पीएल गिरेगा और प्रेफरेंस शेयर 50,000 से गिर जाएगा, अल्टीमेटली बैलेंस कितना होगा, 4,50,000 हो जाएगा इसका बैलेंस। अब अगर लोन का बात करें तो लोन में भी देखो इंपेयरमेंट लॉस हुआ है फर्स्ट ईयर 50,000 का, तो 50,000 का यहां पर इंपेयरमेंट लॉस के नाम पे इन्वेस्टमेंट इन लोन गिर जाएगा, ये भी इन्वेस्टमेंट ही आपका लोन के नाम पे है ना, ये सारे रिसीवेबल है, प्रेफरेंस शेयर्स भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना। ऐसा नहीं कि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स से किया, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स और लोन एसेट साइड में आएंगे मेरे, है ना, इन्वेस्टमेंट के साइड में, और यहां पर इसका वैल्यू गिरेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट पीएल में जाएगा, तो ये भी पीएल में जाएगा। अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना है, 2,50,000 है। और मैंने कहा था इक्विटी शेयर में आपका इंडेक्स 109 नहीं लगेगा, तो उसको मैं वापस से क्लोज करके 10 लाख कर देता हूं। तो मतलब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर लगाया है इंडेक्स 109, ये आपको समझना है, यहां पर मैंने इंडेक्स 109 लगाया। चलो समझ में आ गया कि इंडेक्स 109 लगा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो एडजस्टमेंट हुआ ये इंडेक्स 109 के हिसाब से एडजस्टमेंट हुआ। अब इंडेक्स 109 का एडजस्टमेंट होने के बाद अब हम चाहे तो इंडेक्स 28 लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनना। अब यहां पर आप देखो क्या हुआ, इनका 16 लाख का नुकसान हुआ है, 16,000,000, 16 लाख का इनका नुकसान हुआ है। तो बताओ सबसे पहले नुकसान कौन बियर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेगा, ये आपको समझना है, क्योंकि अगर कोई नुकसान होता है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर का पूरा पत्ता कटता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पत्ता कटता है, फिर लास्ट में लोन वाले का पत्ता कटता है, क्योंकि प्रायोरिटी पेमेंट का हमेशा लोन वाले को मिलता है। तो 16 लाख का नुकसान है, तो यहां पर जो शेयर ऑफ लॉस है, जो शेयर ऑफ लॉस है, जो बॉन्ड करेगा ये लोग, तो इसमें शेयर ऑफ लॉस सबसे पहले इसका 10 लाख पूरा का पूरा कट जाएगा। अब सुनो, क्या पूरा का पूरा ये 16 लाख जो कंज्यूम हुआ अभी तक लॉस, टोटल 16 लाख का लॉस हुआ, पर हमने 10 लाख का लॉस ही तो अभी तक दिखाया, यानी और 6 लाख रिमेनिंग है लॉस। तो अब क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का पत्ता काटेंगे, कितना, इनका 4,50,000 है, तो इनका भी 4,50,000 का पत्ता हमने काट दिया, है ना। अब आगे बचा कितना, 1,50,000 बचा, तो ये यहां पर कटेगा। तो हमने देखो 16 लाख पूरा का पूरा हमने कंज्यूम कर दिया, ठीक है। एंटायर लॉस ऑफ ₹16 लाख इस रिकॉग्नाइज्ड, है ना, पूरा हमने रिकॉग्नाइज कर दिया 16 लाख, है ना, ये हमने पता किया। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस पता चलेगा, इसका नील हो गया, इसका भी नील है, और इसका कितना हो गया, 1 लाख है। पर ध्यान से सुना, अगर मान लो ऐसा होता कि प्रेफरेंस शेयर्स और लोन जो है ये पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं होता, तो हम यहां पर लॉस को यहां पर इससे एडजस्ट नहीं करते, हम नहीं करते, इसमें इंडेक्स 28 नहीं लगाते, सिर्फ इंडेक्स 109 ही लगता। इसमें एडजस्टमेंट क्यों हुआ पता है, क्योंकि पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कभी सेटलमेंट नहीं होने वाला, इसलिए हमने इसको एडजस्ट किया। अगर ये नहीं होता पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो यहां पर 4,50,000 1,50,000 का शेयर ऑफ लॉस इनको बांटा नहीं जाता, ये आपको समझना है। तो चलिए यहां पर हमने शेयर ऑफ लॉस इनको बांट दिया, एंड ऐसा बांटने पर हमारा फर्स्ट ईयर का एडजस्टमेंट हो गया, ये आपका फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का हमने एडजस्टमेंट किया, तो ये आपका फर्स्ट ईयर एंड का कहानी है। तो हमने पता चला कि फर्स्ट ईयर एंड में इक्विटी शेयर का बैलेंस 0 है, प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस 0 है, और लोन वाले का बैलेंस है 1 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर के एंड में, हमें पता चला। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे देखो, आगे सेकेंड ईयर में क्या हुआ, आगे सेकेंड ईयर में 50,000 का नुकसान हुआ प्रेफरेंस शेयर्स का, तो यहां पर 50,000 का नुकसान इनका दिखाएंगे, यानी है ना प्रेफरेंस, ये थोड़ी ना, ये रहा प्रेफरेंस, इनका दिखा दिया हमने। और ये क्या होगा, ये इंडेक्स 109 के हिसाब से हमने दिखाया, पहले इंडेक्स 109 लगेगा एवरी ईयर, फिर इंडेक्स 28 लगेगा। तो 50,000 का इनका नुकसान है, हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, ये रिकॉग्नाइज करने पर इनका 50,000 का नेगेटिव बैलेंस है, ये हमें पता चला। फिर आगे क्या हुआ, यहां पर इनका देखो, इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यानी इनका इंपेयरमेंट लॉस सेकेंडरी में कुछ भी नहीं हुआ है, ओवरऑल लॉस हुआ है कितना, 2 लाख का। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, अब यहां पर प्रेफरेंस शेयर का अगर नेगेटिव बैलेंस चला जाता है, और अगर इसने पहले क्या किया, इसने पहले अगर लॉस को बियर किया, तो उस लॉस को बियर किया हुआ से हम एडजस्ट करके रीस्टोर करेंगे। जैसे कि 4,50,000 इसने पहले शेयर ऑफ लॉस बियर किया था ना, पर अब इसका अपने पे बात आ गया, इसका नेगेटिव जा रहा है, तो इसका रीस्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो इसे रीस्टोर नहीं करना पड़ता, तो हम क्या करते, मैं आपको बता देता हूं। इनका जो 2 लाख का लॉस हुआ है ना सेकेंडरी में, ये 2 लाख का लॉस, इनका जो 1 लाख का प्रॉफिट इनके पास बैलेंस बचा हुआ है लोन वाले का, इससे एडजस्ट करते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले
तो इसको क्लोज करते, क्योंकि इस पे आपका इंडेक्स 109 नहीं लगना है, नहीं लगना है। पता है क्यों नहीं लगना है? क्योंकि इनका कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, तो इंडेक्स 109 लगना नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर 1 लाख आएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको रीस्टोर करना पड़ेगा, मुझे इसको रीस्टोर करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि इसका अपना नेगेटिव बैलेंस हो गया और इसने पहले 4,50,000 का शेयर ऑफ लॉस बियर किया था, तो मुझे पहले इसको रीस्टोर करना, फिर उस करंट ईयर का जो भी लॉस है वो मैं दिखाऊंगा। तो इसको रीस्टोर करने के लिए मुझे 50,000 यहां पर ऐड करना पड़ेगा। और इसको रीस्टोर कौन करेगा? इसका 1 लाख का जो बैलेंस है ना, यहां से 50,000 माइनस हो जाएगा इसका। यानी हमने क्या किया? इसका 50,000 को रीस्टोर करके इसको नील बना दिया। अब इसके पास बैलेंस कितना बचा? 50,000 का बैलेंस इसके पास बचा। तो देखा जाए तो आप ये समझो, क्या इसने शेयर ऑफ लॉस बियर किया? ये इसका तो शेयर ऑफ लॉस ही है। देखा जाए तो इसका शेयर ऑफ लॉस है। सोचो ना, मान लो अगर पहले इसको 4,50,000 बियर नहीं करना पड़ता, इसको सिर्फ 4 लाख बियर करना होता, तब तो ये 2 लाख बियर करता ना। मान लो फर्स्ट ईयर में अगर इसे 4,50,000 का लॉस बियर नहीं करना पड़ता, इसे सिर्फ 4 लाख का लॉस बियर करना पड़ता, तब ये तो 1,50,000 की जगह 2 लाख का लॉस बियर करता। तो वही समझो, इसने अभी 1,50,000 का लॉस बियर किया और फिर वापस से 1,50,000 का लॉस बियर किया। इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं। यानी देखा जाए तो मुझे क्या पता चल रहा अभी तक, लोन वाले ने 1,50,000 का लॉस बियर किया फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में अभी तक 50,000 का लॉस बियर कर लिया। यानी लोन वाले ने अभी तक 2 लाख का लॉस बियर किया है, शेयर ऑफ लॉस बियर किया है। पर अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर ने पहले 4,50,000 का लॉस बियर किया था, पर इसको रीस्टोर भी कर दिया हमने बाद में, 50,000 का रीस्टोरेशन हो गया। यानी देखा जाए तो पहले 4,50,000 का लॉस बियर हुआ, फिर बाद में 50,000 इसको रीस्टोर कर दिया गया, क्योंकि इसका अपना इंडेक्स 109 के हिसाब से इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। तो रीस्टोर 50,000 अगर वापस से कर दिया तो नेट पे इसने लॉस बियर कितना किया? 4 लाख। नेट पे इसका लॉस बियर हुआ 4 लाख का। मैं आपको समझा भी देता हूं, 5 लाख बैलेंस था, 50,000 इंडेक्स 109 के हिसाब से हुआ, 50,000 इंडेक्स 109 के हिसाब से हुआ, तो इंडेक्स 109 के हिसाब से 1 लाख का लॉस हुआ। बचा कितना? 4 लाख। और इसने 4 लाख की लॉस बियर किया। और ये तो सिंपल दिख रहा है, क्योंकि 4,50,000 का लॉस बियर किया तो क्या हुआ? बाद में 50,000 का रीस्टोरेशन भी तो हुआ है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं, यहां पर मैं कह सकता हूं टिल सेकेंड ईयर तक, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर वाले ने लॉस का जो बॉन्ड किया है, जो शेयर ऑफ लॉस बॉन्ड किया है इसने, वो कितना किया? 4 लाख किया, क्योंकि 450 किया था, फिर 50,000 50,000 फिर से रिस्टोर कर दिया गया। और लोन वाले ने कितना शेयर ऑफ लॉस बॉन्ड किया? क्योंकि आगे हम मुझे समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी इसका, 1,50,000 और फिर से 50,000 का लॉस बॉन्ड किया इसने। तो यहां पर अभी तक इसने कितना कर दिया? 2 लाख का लॉस बेयर कर दिया। अब यहां पर अब देखो, हमने इंडेक्स 109 भी लगा दिया, ये तो इंडेक्स 109 था और यहां पर ये रीस्टोरेशन का केस था, है ना, रीस्टोरेशन का केस था। अभी यहां पर आपका बैलेंस इतना है। अब मेरा बात सुनो, सेकेंड ईयर का अभी भी एक चीज बचा हुआ, ये 2 लाख अभी तक हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमने तो अभी तक क्या किया? इंडेक्स 109 के हिसाब से 50,000 दिखाया और ना प्रेफरेंस शेयर्स का नेगेटिव जा रहा था तो रीस्टोरेशन करवाया। अभी ये 2 लाख का लॉस बियर करना अभी भी सेकेंड ईयर का बाकी है, तो ये 2 लाख का लॉस बियर कौन करेगा? अब देखो यहां पर तो सिर्फ 50,000 ही है, तो 50,000 आपका शेयर ऑफ लॉस ये बॉन्ड करेगा। है ना, तो इसका भी कितना हो गया? नील हो गया। तो बताओ, क्या 2 लाख का लॉस बॉन्ड होना था? क्या पूरा का पूरा 2 लाख का लॉस बॉन्ड हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ 50,000 बॉन्ड हुआ। यानी अभी तक लॉस, अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस कितने है? लॉस इज स्टिल अनरिकॉग्नाइज्ड। मतलब आउट ऑफ 2 लाख रुपीस का लॉस सिर्फ 50,000 का लॉस ही रिकॉग्नाइज कर पाए। रुपीस 1,50,000 का लॉस अभी तक स्टिल अनरिकॉग्नाइज है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तक आपका स्टिल अनरिकॉग्नाइज है। और अब देख सकते हो कि इन सबका बैलेंस नील हो गया, ये भी नील है, ये भी नील है और ये भी नील है सेकेंड ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर के एंड तक इनका बैलेंस स्टिल नील है। ये इंडेक्स 109 हमने लगाया यहां पर, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो सेकेंड ईयर के एंड में सबका बैलेंस नील है और अभी तक 1,50,000 का लॉस जो है वो रिकॉग्नाइज करना स्टिल बाकी है। चलिए, हमने समझा। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो थर्ड ईयर में क्या हुआ। आगे थर्ड ईयर में क्या हुआ? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्लस में 1 लाख, ठीक है। इधर भी 50,000 प्लस में रिवर्सल है और लॉस कुछ हुआ नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि आपका इंडेक्स 109 लगाएंगे, ये आपका फर्स्ट ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का इंडेक्स 109 है, ये सेकेंड ईयर में इंडेक्स 109 लगाया, और अभी हम लगाएंगे इंडेक्स 109 थर्ड ईयर का। सबसे पहले इंडेक्स 109 लगाना होता है, तो इंडेक्स 109 लगाएंगे तो हमें पता चला कि 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स में प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्लस हुआ है, और 50,000 का लोन में प्लस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहां पर 1 लाख हमने प्लस कर दिया, और यहां पर 50,000 हमने प्लस कर दिया। तो इनका तो नील ही रहेगा, इसका 1 लाख आ गया है ना, और इसका कितना आ गया, इसका 50,000 का बैलेंस आ गया। अब ये तो हमने कर दिया, इंडेक्स 109 हमने लगा दिया। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, क्या लॉस है कुछ थर्ड ईयर में? नहीं है कोई लॉस, लेकिन पुराना लॉस स्टिल अनरिकॉग्नाइज वाला पड़ा हुआ है 1,50,000। इसे तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि पिछले साल 2 लाख का लॉस था, है ना, और 1 लाख का लोन का बैलेंस पड़ा था, जिसमें तो 50,000 प्रेफरेंस वाले को रिस्टोर कराया, तो सिर्फ 50,000 का लॉस ही आपका एडजस्ट हो पाया। 1,50,000 स्टिल अनरिकॉग्नाइज था, तो वो अभी हम क्या करेंगे, आपका थर्ड ईयर में हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहां पर हम शेयर ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 1,50,000 रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड इन सेकेंड ईयर। सेकेंड में जो अनरिकॉग्नाइज था वो हम दिखाएंगे। तो वो हम कैसे दिखाएंगे, यहां पर 1 लाख पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। इनका सबसे पहले तो प्रेफरेंस वाले का माइनस होगा, अब भी बचा हुआ 50,000, तो 50,000 यहां हो जाएगा। ध्यान रहे, पहले प्रेफरेंस का माइनस होगा, पहले इक्विटी का होता है लॉस, इक्विटी का नहीं तो फिर प्रेफरेंस का, फिर लोन वाले का होगा। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि देखो, यहां पर फिर से ये एडजस्ट करने के बाद नील हो गया, नील हो गया, नील हो गया, मतलब थर्ड ईयर में हमने इंडेक्स 109 भी लगा दिया, थर्ड ईयर में हमने इंडेक्स 109 भी लगा दिया, और बाद में इंडेक्स 28 भी लगा दिया। ये सारा जो है ना आपका, ये इंडेक्स 28 लगाया हमने, है ना, शेयर ऑफ लॉस जो है ना, ये इंडेक्स 28 है, जो शेयर ऑफ लॉस आपको दिख रहा है, ये भी आपका इंडेक्स 28 है। मतलब पहले इंडेक्स 109 फिर इंडेक्स 28 के हिसाब से शेयर ऑफ लॉस दिखाएंगे। तो यहां पर देखो सबका नील हो गया, और यहां पर मैं कह सकता हूं कि ऑल लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड। कोई भी आपका अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस बचा हुआ नहीं, क्योंकि पिछले साल 1,50,000 का लॉस बचा हुआ था अनरिकॉग्नाइज्ड, जो हमने रिकॉग्नाइज कर दिया यहां पर। तो सब रिकॉग्नाइज्ड हुआ हुआ अभी तक, है ना, तो हमें ये पता चल चुका है। अब यहां पर आगे थर्ड ईयर का कहानी खत्म हो चुका है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, चलो थर्ड ईयर का कहानी खत्म हो चुका है। मैंने यहां पर आपको दिखाया था कि टिल सेकंड ईयर प्रेफरेंस शेयर जो है इसका लॉस बॉन्ड हुआ था 4 लाख तक का, और लोन वाले का लॉस बॉन्ड हुआ था 2 लाख का। मैं बता दूं, लोन वाले का एक और 50,000 का भी सेकेंडरी में था, वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे। एक तो ये 1,50,000 का शेयर ऑफ लॉस था जो बॉन्ड किया था इसने फर्स्ट ईयर पे, फिर सेकेंडरी में ये शेयर ऑफ लॉस बॉन्ड किया था प्रेफरेंस वाले को रिस्टोर करने के लिए 50,000 का शेयर ऑफ लॉस, और फिर से वापस से शेयर ऑफ लॉस बॉन्ड किया था ना 50,000 का, तभी तो 2 लाख का लॉस हुआ था, तो 50,000 बॉन्ड किया था, तो ये भी इसका शेयर ऑफ लॉस था सेकेंड ईयर तक। यानी सेकेंड ईयर तक इसका टोटल 2,50,000 हो चुका था। 1,50,000 इसने फर्स्ट ईयर में लॉस बॉन्ड किया, सेकेंड ईयर में इसने 2 बार शेयर ऑफ लॉस बॉन्ड किया। एक तो प्रेफरेंस को 50,000 रिस्टोर करवाया, है ना, उसमें 50,000 का लॉस बॉन्ड किया, क्योंकि प्रेफरेंस बोला कि मैंने पहले लॉस बियर किया था लेकिन अब मेरा खुद का हालत खराब है, तो इसलिए उसने शेयर ऑफ लॉस बियर किया प्रेफरेंस को जीरो में लाने के लिए। तो यहां पर उसके बाद जो 2 लाख का और लॉस बियर करना था, इसमें से 50,000 इसने लॉस बियर किया। यानी देखा जाए तो सेकंड ईयर तक इसने 1,50,000 50,000 50,000 यानी 2,50,000 तक इसने बियर कर लिया था, है ना, ये टिल सेकंड ईयर है। और अगर मैं बात करूं टिल थर्ड ईयर, अगर मैं टिल थर्ड ईयर तक बात करूं, तो अब देखो टिल थर्ड ईयर में भी क्या कुछ हुआ, यस थर्ड ईयर में भी हुआ है कि थर्ड ईयर में शेयर ऑफ लॉस देखो ना, इन्होंने 1 लाख का लॉस प्रेफरेंस ने भी बियर किया, प्रेफरेंस का इंडेक्स 109 में कमाई हुआ तो इसने शेयर ऑफ लॉस बियर किया 1 लाख का, और लोन वाले ने भी 50,000 बियर किया। यानी यहां पर थर्ड ईयर में प्रेफरेंस शेयर वाले ने पहले से तो 4 लाख का लॉस बियर किया हुआ था ही ये वाला, और 1 लाख का लॉस बियर किया था, यानी 5 लाख का टोटल लॉस इसका बियर हो चुका है थर्ड ईयर तक। और अगर मैं लोन का बात करूं, लोन वाले ने पहले से 2,50,000 तो लॉस बियर किया हुआ था ही, साथ में और इसने 50,000 का लॉस बियर कर लिया।
यानी इसने 3 लाख का लॉस बियर कर लिया, यानी थर्ड ईयर तक इसने 5 लाख का लॉस बियर किया, इसने 3 लाख का लॉस बियर किया, हमें ये पता चला अभी तक, है ना। और आप चाहोगे तो मैं वापस से आपको यहां पर थर्ड ईयर तक का हिसाब दिखा दूं ताकि आपको समझ में, थोड़ा समय दो क्योंकि क्वेश्चन टफ है, मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा साथ दो आप यहां पर। ये लॉस बियर क्या हुआ नहीं है, ये इंडेक्स 109 है, ये लॉस बियर क्या हुआ नहीं है, लॉस बियर क्या हुआ कौन सा, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो, एक ये लॉस बियर क्या हुआ है, 4,50,000 का लॉस बियर क्या हुआ है। उसके बाद में रिस्टोरेशन के लिए लॉस बियर नहीं हुआ था, ये एडजस्ट हुआ था। तो 4,50,000 नेगेटिव है, 50,000 पॉजिटिव, ये एडजस्ट किया था, रीस्टोर कराया, तो टोटल 4 लाख का लॉस बियर हुआ है ना। फिर उसके बाद वापस से 1 लाख का लॉस बियर किया, यानी टोटल कितना हुआ, 5 लाख का लॉस बियर हुआ। शेयर ऑफ लॉस 5 लाख का बियर हुआ, ये आपको दिख रहा है यहां पर, है ना, ये वाला। अब अगर हम बात करें लोन का, तो लोन वाले में ये तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि इंडेक्स 109 का। शेयर ऑफ लॉस 1,50,000 बियर किया, प्रेफरेंस को रिस्टोर करने के लिए फिर से 50,000 का लॉस बियर किया, यानी 2 लाख हो गया। फिर वापस से 50,000 का लॉस बियर किया क्योंकि 2 लाख का लॉस था इक्विटी वाले का, फिर वापस से 50,000 का लॉस बियर किया। ये तो इंडेक्स 109 वाला, यानी देखा जाए तो 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख, यानी 3 लाख का लॉस बियर हुआ। तो कि जो मैंने हिसाब आपको दिखा दिया, यानी अभी तक टिल डेट तक हमने थर्ड ईयर एंड तक का हिसाब हमने कर लिया यहां पर, है ना। थर्ड ईयर एंड तक का हिसाब कर लिया, मुझे थोड़ा सा और स्पेस चाहिएगा। चलो इतना में हो जाना चाहिए। तो अभी हम फोर्थ ईयर का बात करेंगे। तो फोर्थ ईयर में देखो क्या हुआ, फोर्थ ईयर में इसका 50,000 का कमाई हुआ है, इंडेक्स 109 की सबसे, इसका कुछ भी नहीं हुआ है, और टोटल प्रॉफिट भी 10 लाख का कमाई हुआ है यहाँ पर, है ना। तो पहले हम 50,000 का इंडेक्स 109 लगा देंगे। तो इंडेक्स 109 अगर मैं लगाऊं तो मुझे पता चल रहा है कि प्रेफरेंस वाले का 50,000 का अर्निंग हुआ है सरप्लस में, तो 50,000 ही ऐड हो गया। यहां पर कुछ नहीं होना, यहां पर कुछ नहीं होना क्योंकि बाकी का कुछ बोला नहीं है, तो यहां पर बाकी का इंडेक्स 109 नहीं लगना है। तो इंडेक्स 109 लगाने के बाद इसका बैलेंस बचता है 50,000, इसका बैलेंस बचता है नील। अब आगे आया शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस बार लॉस नहीं हुआ, इस बार शेयर ऑफ, पहली बार प्रॉफिट हुआ है। देखो आप, 2 साल लॉस हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। यहां पर ये पॉजिटिव बैलेंस आपको दिख रहा है ना, पॉजिटिव बैलेंस है 10 लाख का। तो अगर 10 लाख का प्रॉफिट होगा ना, तो ध्यान से सुनना मेरा बात, मैंने अभी तक इसलिए आपको ये सारा हिसाब बताया था, जब आपका प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले जो लोन है, देखो लोन को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलता है ना, लोन को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगा, फिर प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी को प्रायोरिटी मिलता है। तो सबसे पहले जो लॉस लोन वाले ने बियर किया था उसको रिस्टोर करके दो। तो लोन वाले ने कितना लॉस बियर किया था थर्ड ईयर तक, 3 लाख का लॉस बियर किया था ना, तो लोन वाले को इस प्रॉफिट में से 3 लाख को रिस्टोर करके दो क्योंकि इसने 3 लाख का लॉस बियर किया था। ध्यान है, ये जब लॉस उठाएगा तो सबसे लास्ट में, ये जब प्रॉफिट उठाएगा तो सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे लीस्ट में आते हैं, इसको सबसे पहले मिलता है। हम पहले लाइबिलिटी सेटल करते हैं, फिर प्रेफरेंस सेटल करते हैं, फिर इक्विटी को मिलता है। तो इसने 3 लाख का लॉस मैंने इसलिए निकाला था कि लॉस कितना बियर किया है, टू द एक्सटेंट ऑफ जितना इसने लॉस बियर किया है उतना एक्सटेंट तक इसका रिस्टोर करेंगे। तो इसने 3 लाख का लॉस बियर किया। इंडेक्स 109 वाले से मतलब नहीं है, ये देखेंगे कि शेयर ऑफ लॉस इसने कितना बियर किया। तो हमने देखा था, ये सारा हाईलाइटेड देखो, हमने देखा था कि कितना कितना इसने लॉस बियर किया, हमें पता चला 3 लाख तक का लॉस बियर हुआ है, तो 3 लाख इसका हमने रिस्टोर कर दिया। फिर प्रेफरेंस वाला का देखेंगे, इसने कितना 5 लाख का लॉस बियर किया था, इसलिए मैं बार बार बता रहा था कि कितना लॉस बियर हुआ है। तो अब इसका 5 लाख का रिस्टोरेशन हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा कुछ पैसा वो इक्विटी वाले को मिलेगा। तो प्रॉफिट हुआ था टोटल 10 लाख का, तो बचा हुआ 2 लाख इसके खाते में जाएगा। तो अल्टीमेटली बैलेंस होगा कितना यहां पर, 2 लाख, 5,50,000 और यहां पर आ जाएगा 3 लाख। ये आपका हो गया क्या, फोर्थ ईयर एंड। चलो रेड पेन से लिख देता हूं, ये आपका फोर्थ ईयर एंड का हो गया हिसाब। तो फोर्थ ईयर एंड का हिसाब हो गया। देखो जो लॉस वगैरह बियर किया था वो सारा रिस्टोर कर दिया हमने, बात खत्म। अब किसी का कोई लॉस वगैरह बियर नहीं है और कोई अनरिकॉग्नाइज लॉस नहीं है, यहां तक बात खत्म। अब फिफ्थ ईयर का बात करेंगे। फिफ्थ ईयर में देखो इसका 30,000 का प्रेफरेंस का सरप्लस है, तो यहां पर हम पहले इंडेक्स 109 लगाएंगे, 30,000 इसका यहां पर आ जाएगा, और इसमें इंडेक्स 109 का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो स्टिल इसका 2 लाख ही रहेगा। इसका 5,80,000 हो जाएगा और इसका 3 लाख हो जाएगा। ये हो गया आपका, है ना, यहां पर ये कर दिया। अब इसके बाद इंडेक्स 28 के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाएंगे, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाएंगे यहां पर हम। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 10 लाख रुपए इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। क्या बताओ 10 लाख का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इसको जाएगा,
इसको जाएगा नहीं जाएगा, इसको पता है क्यों? क्योंकि इनका कोई शेयर ऑफ लॉस नहीं है। अगर ये कोई लॉस बियर करते तो इनको जाता, इन्होंने अब कहां लॉस बियर किया? जो लॉस बियर किया था वो हमने रिस्टोर कर दिया ना, तो ये पूरा का पूरा 10 लाख इसके पास ही जाएगा, इन लोग के पास नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान पे रखना है, इन लोग दोनों के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इनका जो भी पहले लॉस बियर किया हुआ था वो इनको हमने रिस्टोर कर दिया। तो अल्टीमेटली इनका बैलेंस हो गया कितना? 12 लाख। इनका बैलेंस हो गया 5,80,000 और इनका बैलेंस हो गया 3 लाख रुपीस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने आपको समझाया, जिस तरीके से मैंने समझाया इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आपका भला ही होगा। ये आपका 5th ईयर एंड है ना। तो हमने इंड एस 109 को बस अलग से रखना ध्यान में, बेटर रहेगा आपके लिए। इंड एस 109 का अलग से अकाउंटिंग जो मैंने किया वो सारा चीज बस आप ध्यान में रखना, आपका जीवन सुखी होगा। क्या एक बार फिर से रिवाइज करा दो? ये खत्म तो हो गया, चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इनका आंसर चेक कर लेते। तो इतना सारा टेबल बना पाते हैं नहीं बना पाते ना, मैंने कितना शॉर्टकट वे में करा दिया। पर फिर भी अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो अब ऐसे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसे भी वही होगा, समझ में तो आएगी आपको। अब आप कैसे फॉर्मेट बनाओ वो आपके ऊपर छोड़ दिया, पर मुझे नहीं लगता जैसा मैंने बना उसमें आपको कोई मार्क्स कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। अरे सिंपल सी बात, एग्जाम में 3 घंटे तो 3 आवर्स मिलेगा आपको, उसमें आप कितना कुछ कर लोगे। तो देखो 12 लाख का आंसर परफेक्ट है, 580 परफेक्ट है, 3 लाख परफेक्ट है, 20,80,000 तीनों का मिला के टोटल होता है परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट आंसर आया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट आंसर। अब मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं क्या क्या। पहले मैंने कैरिंग अमाउंट लिखा सारा, फिर इंड एस 109 के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर और लोन का वैल्यू को गिराया। उसके बाद गिराने के बाद जो बैलेंस इनका बचता है, लॉस हुआ था 16 लाख का। पहले इक्विटी को जो लॉस बियर करेगा, फिर प्रेफरेंस लॉस बियर करेगा, फिर लोन वाला लॉस बियर करेगा, कर दिया। फिर सेकेंडरी में इंड एस 109 लगाया, उसके बाद प्रेफरेंस नेगेटिव में चला गया। तो प्रेफरेंस नेगेटिव में चला गया तो उसको रीस्टोर करना पड़ा। क्यों रीस्टोर किया पता? क्योंकि उसने पहले शेयर ऑफ लॉस बियर किया था। अगर वो पहले शेयर ऑफ लॉस बियर नहीं करता तो उसको रिस्टोरेशन नहीं होता, अगर वो पहले शेयर ऑफ लॉस बियर नहीं करता, जबकि वो पहले शेयर ऑफ लॉस बियर किया इसलिए उसका रिस्टोरेशन कराया गया। तो यहां पर इसका रिस्टोरेशन करा किसने? लोन वाले ने। तो लोन वाले ने और शेयर ऑफ लॉस बियर किया और प्रेफरेंस को रिस्टोरेशन करा, तो प्रेफरेंस का अल्टीमेटली 4 लाख का लॉस बियर हुआ। पहले 4,50,000 नेगेटिव, फिर 50 पॉजिटिव, यानी 4 लाख का लॉस बियर हुआ। और उधर 2 लाख का लॉस बियर हो चुका है, फिर और 2 लाख का लॉस था जो कि सेकेंडरी में हुआ था, ये वाला। तो ये 2 लाख का लॉस में 50,000 लोन वाले ने बियर किया, क्योंकि बाकी 2 जन कंगाल हो गए थे। तो 1,50,000 स्टिल अनरिकॉग्नाइज था, जो कि थर्ड ईयर में इनका इंड एस 109 के हिसाब से इनका कमाई हुआ। तो इन्होंने दोनों ने लॉस बियर किया 1,50,000 का। तो पहले से प्रेफरेंस वाला बियर कर चुका था 4 लाख का लॉस, और 1 लाख का लॉस इसने बियर कर लिया, इसका 5 लाख का लॉस हो गया। और लोन वाला पहले से आपका कितने का लॉस बियर कर चुका था? 250 का बियर कर चुका था, और 50,000 इसने लॉस बियर किया, तो इसका 3 लाख का लॉस हो गया बियर। तो हमें ये पता चल गया कि एक का 5 लाख, एक का 3 लाख का लॉस बियर हुआ। अब थर्ड ईयर एंड के बाद 4th ईयर में इंड एस 109 के हिसाब से प्रेफरेंस वाले का कमाई हुआ, और 4th ईयर में भगवान की दया से पूरा टोटल 10 लाख रुपए इसका कमाई हुआ। तो पहले लोन वाले को रिस्टोर करो, जितना उसने पहले शेयर ऑफ लॉस बियर किया था 3 लाख रिस्टोर कर दिया। प्रेफरेंस ने जितना बियर किया था उसका भी रिस्टोर कर दिया, और फिर बच्चा कुछ इक्विटी को मिल गया। और 5th ईयर में जितना भी बच्चा कुछ है, इंडेस का तो इंड एस 109 लगेगा, जो बच्चा कुछ है पूरा का पूरा इक्विटी को मिलेगा। बस बात खत्म, एंड हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया।